ये जल, जंगल, जमीन, हर चीज छीनकर मुनाफाखोरी बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए कानून कैसे बदल रहे हैं, 3 मिनट में कानून बदल रहे हैं संसद के अंदर। तो ये संसद बाह्य राजनीति की ताकत यही सही जनतंत्र बचाएगी। और ये जब कानून बदलते हैं जंगल के, जमीन का, तो ये जंगल नहीं चाहते, ये जमीन चाहते हैं। ये अब ग्राम सभा की मंजूरी के बिना अडानी हो या बाबा रामदेव हो, उनको जमीन दे सकते हैं जंगल की। जंगल खत्म होगा तो नदियां खत्म होगी, नदियां खत्म हो ही रही है, प्रदूषित हो ही रही है, नर्मदा का पानी पीने लायक नहीं है। लेकिन फिर सिंचाई कैसे मिलेगी हमारे किसानों को, ये भी सोचने की जरूरत है। आप सोचिए कि ये वन भूमि ही नहीं, ये हर प्रकार से भूमि पर अधिग्रहण के बिना भी आक्रमण कर रहे हैं। आजमगढ़ में पुलिस घुसते हैं हजारों, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 5000 किसानों की जमीन छीनते हैं। हाईवे, फ्लाईओवर, सब जगह से हमारे हॉकर्स को भी हटाकर ये क्या चाहते हैं, होटल्स और मॉल्स खड़े हो जाए। ये कौन सी विकास की अवधारणा है जिससे कि प्रकृति और संस्कृति खत्म होगी, समता, सादगी, स्वावलंबन खत्म होगा। आत्मनिर्भरता की घोषणा करके देश को सबसे ज्यादा कर्जदार इन्होंने बनाया है। मैं बस इतना ही कहूंगी कि इससे न केवल आजीविका खत्म हो रही है, संविधान में दिया हुआ जीने का अधिकार खत्म हो रहा है। और संविधान की वो अनुच्छेद की बात 39 हर मार्गदर्शक सिद्धांत के साथ कि मुट्ठी भरों के हाथ में संपत्ति केंद्रित नहीं होनी चाहिए, ये बस यही चाहते हैं। इसीलिए तो आज हमारा भी श्रमिक संगठन है, आवाज उठा रहा है कि पूंजीपतियों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पूंजीपतियों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्योंकि क्या कर रहे हैं पूंजीपति? कुमार मंगलम बिरला सबसे ज्यादा पुरस्कृत हो रहे हैं। उन्होंने दूसरी बार अपनी मिल्स बेचकर हमारे सेंचुरी के श्रमिकों को वीआरएस जिन्होंने नकार दिया, 90% श्रमिकों ने उन पर थोपना चाहते हैं। हम लड़ रहे हैं साथियों, क्योंकि ये बस प्रॉफिट ओवर पीपल, प्रॉफिट ओवर नेचर, हर चीज में ये मुनाफा 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 देख रहे हैं। और सरकार के आशीर्वाद से ये हो रहा है। सभी ट्रेड यूनियंस को हमारी विनती है कि वीआरएस नकार दो, रोजगार बचाने के लिए ही हमारी एकजुटता काम में ले लो। और अगर ये रोजगार बचाना है तो अग्निपथ पर चलकर पांव नहीं चलाने हैं। रोजगार बचाना है तो विकेंद्रीकरण चाहिए, छोटे छोटे उद्योग चाहिए, संघर्ष और निर्माण दोनों हम आगे ले जाना चाहते हैं साथियों। और महिलाओं को रोजगार चाहिए, तो महिलाओं को रोजगार के प्रमुख लक्ष्य और प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ने के लिए क्या है सरकार के पास? लाडली बहना कहकर 1000 रुपए महीने का देना, जो एक गैस सिलेंडर के लिए भी काम नहीं आएगा, ये हमें मंजूर नहीं है। हमें महिलाओं का अधिकार चाहिए जो संविधान में है। तो किसानों में भी महिला किसान, महिला मजदूर, सबको मानते हैं किसान। हम पशुपालक, मछुआरे, हमारे आदिवासी जो वनोपज पर जीते हैं, चरागाह पर जीने वाले दलित, ये सभी को हम किसान मजदूर एक मानते हैं। और ये एकता बहुत महत्व की है साथियों। आज जरूरी है कि हम लोग ये कहें और समझे कि कंपनियां कितनी कमा रही है और देश की तिजोरी खाली हो रही है। और उनको ही हर प्रकार की छूट देने के लिए 29 श्रम कानून वापस लेकर जो 4 कोड थोपे गए हैं, वो श्रमिक संगठन को भी जिंदा नहीं रहने देंगे। वो भूख हड़ताल मालिक के मंजूरी के बिना नहीं करने देंगे। वो महिलाओं को नाइट शिफ्ट में खड़े करेंगे और ओवर टाइम भी नहीं देंगे। वो कोई सुरक्षा नहीं देंगे, स्वास्थ्य की भी। तो आज हर श्रमिक जो यहाँ बैठा है, उनकी बहुत जरूरी है कि वो बचाएंगे इस देश को। आपको एक आंकड़ा देती हूँ कि जैसे मुकेश अंबानी किसानों के उपज के आधार पर 7000 कस्बों में 11000 दुकान खोलते हैं और उससे ही करोड़ों रुपए लॉकडाउन के समय भी कमाते हैं। आज फर्टिलाइजर के बेचने वाली कंपनियों ने एक साल में 2016-17 में 1256 करोड़ रुपया कमाए हैं। दवाएं बेचने वाली कंपनियों ने एक साल में 900 करोड़ रुपया कमाए हैं। ट्रैक्टर
शेयर्स बेचने वाली कंपनियों ने जो एमआरपी भी नहीं मानते हैं 5,300 करोड़ रुपया कमाए हैं, और दूसरे साल इनका 22% 35% मुनाफा बढ़ा हुआ है। तो पैसा 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 बोलता है, पर पैसा कहां जाता है ये प्राथमिकता गलत है। संसद भवन बनाते हैं हिंदू साधु संतों को लाकर, लेकिन द्रौपदी मुर्मू को, महिला आदिवासी राष्ट्रपति को सम्मानित नहीं करते हैं। तो समझिए कि मणिपुर की भी हिंसा केवल वहां की जमीन और जमीन के नीचे की खनिज संपदा 2016-17 से जो एमओयूज हो गए हैं कंपनियों के साथ, उसी के कारण हो रही है। महिलाओं को लक्ष्य बना रहे हैं। आज सही में जो हालात है देश की, उसमें अगर जाति और मजहब के पार, लिंग भेद के पार अगर हम लोग एकजुटता नहीं दिखाएंगे तो न देश बचेगा न देश बदलेगा। आज हम लोग जानते हैं समर्थन मूल्य क्यों नहीं दे रही है मोदी सरकार। एक अदानी नहीं, एक अंबानी नहीं, ऐसे मुट्ठी भर पूंजीपति जो G20 के द्वारा अब और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो जो राष्ट्र प्रमुख आएंगे वो यहाँ उनका भी पूंजी निवेश करेंगे। और ये अडानी जब ऑस्ट्रेलिया में जाकर भी कोयला लेके आता है, वहाँ पूरा ऑस्ट्रेलिया विरोध करता है। तो ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ही नमूने हैं। लेकिन आज जब गौतम अडानी जैसा एक पूंजीपति 1600 करोड़ रुपया दिन का कमाता है, तो क्या किसानों को सही दाम देने के लिए फल सब्जी से लेकर पहाड़ी अनाज से लेकर हर खेती उपज का इनके पास पैसा नहीं है? क्या उससे मजदूरी बढ़े? हमारी मनरेगा के द्वारा रोजगार पाने वाली महिलाओं को कम से कम 200 दिन साल की मजदूरी मिले, और उसमें हर रोज 500 से 600 रुपया मजदूरी मिले। इसके लिए इनके पास पैसा नहीं है? पैसा है, लेकिन ये 40 लाख करोड़ के पूंजीपतियों के टैक्स माफ करते हैं, 44 लाख करोड़ के कर्ज माफ करते हैं। ये केवल 8 और 9 साल का हिसाब है साथियों, लेकिन ये हिसाब आज हम सब लोग जो श्रमिक है वो एकत्रित आने से जाहिर होगा, तभी जाकर जनता जागेगी, जनता मानेगी कि पूंजीपतियों की जागीर नहीं, ये देश हमारा है। पूंजीपतियों की जागीर नहीं, देश हमारा। जिसको लगता है वही मुट्ठी बंद करे, एकता का प्रतीक हाथ उठाकर कहे, ताकि वो संदेश अडानी अंबानी ही नहीं, मोदी जी और शाह तक भी जाए। पूंजीपतियों की जागीर नहीं। तो अगर ये देश हमारा है तो ये कैसे हो सकता है कि हर योजना के नाम पर किसानों की लूट हो रही है? फसल बीमा के नाम पर किसानों से जो पैसा लिया 28,847 करोड़, और केंद्र और राज्य का पैसा लगाकर 1,96,000 करोड़ लिया, लेकिन प्रत्यक्ष में केवल 1,36,000 करोड़ रुपया भुगतान किया। तो 46 करोड़ किसानों के बदले 12 करोड़ किसानों को केवल मिला। लेकिन केवल ये मुआवजा आवंटित करने के लिए कंपनियों को 60,000 करोड़ रुपया दिया। क्या मोदी हो, कोई भी हो, सरकार खुद ये बीमा का कार्य नहीं चला सकती है? और बीमा के नाम पर क्या मिला है? पंजाब हरियाणा ने, दिल्ली ने जो आज बाढ़ भुगती है, जो सूखा भुगते हैं देश के अलग अलग क्षेत्र में, ये सूखा और बाढ़ का चक्र नदियों को बर्बाद करके जो चालू किया है, उसकी नुकसान की भरपाई क्या मिल रही है? आज जलवायु परिवर्तन की बात ग्लासगो तक जाकर प्रधानमंत्री जी करके आते हैं, लेकिन जो आज भुगत रहे हैं किसान, फसलों पर असर भी जलवायु परिवर्तन के कारण, क्या उसकी भरपाई मिल रही है? तो हम लोग तो चाहते हैं कि ये जो वाइब्रेंट गुजरात, जो मैग्नेटिक महाराष्ट्र, यूपी समिट और G20 तक पूरे देश के राष्ट्र प्रमुखों को लेकर करोड़ों रुपया खर्च करके हमारे फेरी वालों को हटाते हैं दिल्ली से, हमारी गरीब बस्तियों को हटाते हैं या छुपाते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में पूंजी और बाजारवादी अर्थ प्रणाली को आगे बढ़ाते हुए हर एक परियोजना में भी पैसे की लूट और कंपनियों को लूट की छूट देते हैं। हम इसका धिक्कार करने के लिए आज एकजुट हो रहे हैं। हम जानते हैं कि टैक्स प्रणाली अगर बदलेगी तो अगर हर संपत्ति पर 1%
धनिकों की संपत्ति पर 2% टैक्स लगेगा तो 7.5 लाख करोड़ रुपए सरकार की तिजोरी में हर साल आएंगे। अगर इनहेरिटेंस वारसाई का टैक्स एक ही बार लगता है 50% हो जाएगा तो 9.5 लाख करोड़ रुपया आएंगे। ये 16-17 लाख करोड़ से ओल्ड पेंशन स्कीम भी कर सकते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य बहुतांश लोगों को मुफ्त दे सकते हैं और हमारे किसानों को अगर सही दाम देंगे तो मजदूरी भी बढ़ सकती है। लेकिन आज इसके बदले वो उल्टी दिशा में जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अन्नदाताओं की अन्न सुरक्षा ये छीनने जा रहे हैं। अब ये राशन व्यवस्था बंद करने का नीति आयोग का 2016 का निर्णय अमल में ला रहे हैं। हमारी बहनें जो 5 किलो के लिए तड़पती है, उसके साथ न तेल है न दाल है, हाँ शराब मिल सकती है सस्ती, यही सरकार की चाल है। लेकिन आज वो राशन खत्म करके उसके बदले में डीबीटी यानी पैसा डालने के लिए जा रहे हैं जो शराब की दुकान पर जाएगा। हमारी मांग होनी चाहिए कि ये हम नहीं मानेंगे। हमें अन्न सुरक्षा चाहिए जो अन्नदाता देते हैं। ये चाहते हैं अडानी के साइलोज में अनाज इकट्ठा करो, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को खत्म करो ताकि राशन जहां से जाता है वो भी नहीं मिलेगा। हम इसका विरोध करते हैं। हम तो चाहते हैं और मानते हैं कि ये जो अपना संघर्ष है और अपने निर्माण का कार्य है वो महिलाओं और युवाओं की ताकत से आगे बढ़ना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा में भी 40,000 महिलाएं आई थी 8 मार्च के रोज। आज भी यहाँ महिलाओं की शक्ति को मैं सलाम करती हूँ। हमें हर संगठन में युवा और महिलाओं को प्रतिनिधित्व देकर हमको आगे बढ़ना है। तो अगर इसके लिए संघर्ष नवंबर में या जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ मध्य प्रदेश जैसे जगह पर अक्टूबर में 3 दिन तक डेरा डालकर हमको आगे बढ़ाना है तो हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जन आंदोलनों की राजनीति जो रमेश भाई ने कहा उसको आगे बढ़ाने के लिए ये जाति और मजहब में जो हमके भुला कर रख रहे हैं उसको हमको नकारना होगा। नहीं तो हम 4 धाम जाएंगे, हम बद्री धाम जाएंगे, हम वाराणसी लाख लोग रोज जाते रहेंगे, लेकिन हमारे अस्तित्व के मुद्दे हम भूलते जाएंगे तो कैसे होगा। तो हम सब लोग इसीलिए नहीं भूले कि कौन बनाता हिंदुस्तान, कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। कौन चलाता हिंदुस्तान, हमारा ये भी नारा है, कौन खिलाता हिंदुस्तान। और मजदूर जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है, मैं बस एक ही लाइन में आपको बताती हूँ कि ये जाति धर्म के नाम पर जो भूले भटके कर रहे हैं जनता को और उससे ही वोट बैंक अपनी सुरक्षित करना चाहते हैं, लेकिन हमारे खिस्से खाली करके उनकी तिजोरियां भर रहे हैं, वो हमको समझना जरूरी है। और इसको हम लोग नकारेंगे तभी हम लड़ेंगे तो जीतेंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है, 2 ही लाइन में सुनाती हूँ, मैं मजदूर मजबूर नहीं मजबूत है, मैं मजबूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। जिंदाबाद।